नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सेवा से अधिवर्षीता पर सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभांशों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से स्वामीज एफआर एंड एसआर पार्ट 1 पेंशन कंपाइलेशन में दिए गए प्रावधानों एवं डीओ पीएनटी द्वारा जारी किए गए क्लैरिफिकेशंस के अनुसार मिलने वाले लाभांशों पर चर्चा करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अधिवर्षीता पर सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो लाभांश मिलते हैं वह इस प्रकार से हैं। रिटायरमेंट ग्रेजुटी, पेंशन, डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन यानी पेंशन पर जो डीए मिलता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फाइनल पेमेंट ऑफ जीपीएफ, लीव इनकेसमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस सेविंग फंड, टीए टू प्लेस ऑफ सेटलमेंट जहां भी सेटल होंगे रिटायरमेंट के बाद, रिटेंशन ऑफ क्वार्टर्स। दोस्तों सबसे पहले हम अधिवर्षीता पर सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली रिटायरमेंट ग्रेजुटी के बारे में जानते हैं। दोस्तों रिटायरमेंट ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है और डीए के 50% होने पर इस राशि में 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। रिटायरमेंट ग्रेजुटी का लाभांश सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा की गई सेवा पर निर्भर करता है। इसकी गणना कर्मचारी द्वारा की गई 6 मंथली पीरियड पर की जाती है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 66 यानी 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। दोस्तों रिटायरमेंट ग्रेजुटी पर प्राप्त होने वाली राशि आयकर से छूट हेतु पात्र है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसकी गणना कैसे की जाती है। दोस्तों इसमें हमने इमोलूमेंट्स लेना है। इमोलूमेंट्स जो हमने लास्ट मंथ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं वह, और उस पे डीए। सपोज लेवल 7 में कोई कर्मचारी 55,200 उसका बेसिक पे है और डीए 42% है। डीए की राशि 55,200 पर 23,184 रुपये बनती है। इस प्रकार जो इमोलूमेंट्स होंगे उसके लास्ट मंथ में वो 78,384 हुए। अब आप देखेंगे कि क्वालिफाइंग सर्विसेज में 33 साल है, चाहे उसने 35 की हो या 40 की हो, 33 से ज़्यादा इसमें हम नहीं दे सकते। और इसकी जो 6 मंथली पीरियड है वो 66 आएगा। फॉर्मूला जो है इसका वो कैलकुलेशन फॉर रिटायरमेंट ग्रेजुटी है इमोलूमेंट्स इनटू एसएमपी यानी 6 मंथली पीरियड इनटू 1/4। इमोलूमेंट्स हमारे ये आए हैं 78,384 और एसएमपी हमारी कितनी है 66 हैं जो हमने ये लिखी है और 1/4 ये ऑलरेडी है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12,93,336 रुपये बनता है। यानी यदि ये कर्मचारी रिटायर होते हुए ये पे लेवल पे ले रहा है और डीए इसका 42% है तो उसको 12,93,336 रुपये मिलेंगे। एसएमपी कम भी हो सकती हैं, जितनी कम सेवा होगी उसका जस्ट डबल करने पे एसएमपी निकल जाती हैं। लेकिन एसएमपी निकालते हुए ये ध्यान रखें कि यदि 3 माह 1 दिन है तो उसको नेक्स्ट एसएमपी में लिया जाता है। यदि लास्ट एसएमपी 3 माह से कम का पीरियड बन रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना पे लेवल में बेसिक पे और उस पे जो प्रेजेंट डीए है उसकी गणना करने के उपरांत अपना ग्रेजुटी पर कितना पैसा मिलेगा वह ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बताते हैं आपको कि आपको अधिवर्षीता पर कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी गणना कैसे की जाएगी। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अधिवर्षीता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि के अंतिम माह में आहरित इमोलूमेंट्स यानी बेसिक वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती है। इसकी न्यूनतम सीमा 9,000 और अधिकतम सीमा 1,25,000 है।
इसे उदाहरण से समझते हैं। यानी यदि लेवल 7 में आपका बेसिक वेतन 55,200 है और डीए 42% है, तो आपकी बेसिक पेंशन 23,184 होगी और टोटल इमोलमेंट्स इसमें हमारे जो बनेंगे 78,384 हैं। सो पेंशन विल बी 50% ऑफ इमोलमेंट्स लास्ट ड्रॉन, दैट इज 78,384। यानी जो हमारा टोटल इमोलमेंट्स था उसका 50% निकालना है हमने। तो इमोलमेंट्स हमारे 78,384 हुए, तो इसका 50% 78,384 इंटू 50/100, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें जब हम इसको रखेंगे तो ये 39,192 रुपये आएगा। यानी हमारी पेंशन, अगर हम इसको कम्यूट नहीं करते हैं, कम्यूट से पहले की पेंशन है ये 39,192 रुपये पर मंथ हमें पेंशन मिलेगी। इसमें पेंशन जो लेता है कर्मचारी, एज वाइज पेंशन में बढ़ोतरी भी होती है। यानी 80 साल की उम्र जब कर्मचारी क्रॉस कर लेता है तो 80 से 85 साल की अगर एज हो जाती है तो उसमें 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। इसी प्रकार अगर 85 से 90 साल की एज हो जाती है तो 30% की बढ़ोतरी पेंशन में हो जाती है। और 90 से 95 की एज पर 40%, 95 से 100 की एज पर 50% और 100 ईयर्स अगर पेंशनर की एज हो जाती है तो उसकी बेसिक पेंशन 100% हो जाती है। यानी यदि वह 39,192 रुपीज़ ले रहा है रिटायरमेंट के टाइम और 100 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसकी पेंशन 78,384 रुपीज़ होगी। जो ये 50% है वो 100% हो जाएगा। दोस्तों, अब हम पेंशन पर मिलने वाले कम्यूटेशन पे के बारे में जानते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी पेंशन का 40% तक की राशि को कम्यूट कर सकता है। कम्यूट की गई पेंशन सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष उपरांत रिस्टोर हो जाती है। दोस्तों, यदि हम 40% पेंशन को कम्यूट करने हेतु ऑप्शन देते हैं तो हमें इस प्रकार से कम्यूटेशन की राशि प्राप्त होगी। जो कम्यूटेशन की राशि प्राप्त होती है वो टैक्स के लिए एग्जाम्प्टेड है। बेसिक पे लेवल 7 में अगर 55,200 है तो बेसिक पेंशन हमारी 27,600 हुई। ध्यान रखें, बेसिक पे 55,200 है तो बेसिक पेंशन हमारी इसका 50% 27,600 हुई। यहाँ हमने डीए नहीं लेना है, केवल बेसिक पेंशन लेनी है। इसका हम 27,600 का 40% निकालेंगे। कम्यूटेड पेंशन इज 40% निकालनी है, तो 27,600 इंटू 40% हम कम्यूट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 100, तो 11,040 रुपये। यानी हम जो पेंशन का पोर्शन 11,040 रुपये है उसको कम्यूट कर सकते हैं। इसमें कम्यूटेशन फैक्टर जब निकालते हैं तो उसमें एज, नेक्स्ट एज ली जाती है। यानी अगर सुपरनेशन पे कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी एज 60 ईयर होगी। सो इसका जो कम्यूटेशन फैक्टर आएगा वह 61 ईयर एज नेक्स्ट बर्थडे ली जाएगी, जो कि 8.14 है। सो इसलिए हमें अगर कम्यूटेशन वैल्यू निकालनी है तो हम जो कम्यूट कर रहे हैं 11,040 रुपये और जो हमारा फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 11,040 गुणा 8.194 गुणा 12 इक्वल टू 10,85,541। यानी कम्यूटेशन की जो वैल्यू होगी वह 10,85,541 रुपये हमें मिलेगी। यह 15 वर्ष तक कम्यूट वाला पोर्शन 11,040 रुपये हमारी पेंशन से हमें कम मिलेगा, लेकिन जब हम 15 साल की पेंशन की सेवा पूरी कर लेंगे तो यह हमारा रिस्टोर हो जाएगी पेंशन। दोस्तों, इसमें मैंने कम्यूटेशन टेबल भी दिया है, जो कि 47 ईयर में अगर आपकी एज 47 ईयर है तो 8.943 है। इसी प्रकार 60 जो सुपरनेशन जाएगा उसकी एज 60 होती है तो नेक्स्ट बर्थ में 61 आता है तो 8.194 है। इसमें बीच में हर एज का हमने दिया है। आप इसको देखकर यह अपना एज के हिसाब से कम्यूटेशन वैल्यू निकाल सकते हैं।
दोस्तों, इसमें कॉम्यूट करने से पहले एक अच्छी तरह प्रकार से गणना कर लें कि यह आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। दोस्तों, अब हम अवकाश नकदीकरण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1/1/2006 से आप 300 दिन अर्जित अवकाश नकदीकरण ले सकते हैं। इसके लिए सेवानिवृत्त होने की तिथि के अंतिम माह में मिलने वाले बेसिक वेतन और इस पर डीए की राशि अवकाश नकदीकरण के रूप में मिलती है। यदि किसी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश 300 दिनों से कम है तो जितने दिन कम होंगे उतने दिनों की एचपीएल यदि उसके अकाउंट में बैलेंस है तो वह जोड़कर 300 दिन पूरे कर लिए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि एचपीएल पर हाफ पे लीव है तो आधा ही वेतन मिलता है। इसका फार्मूला इस प्रकार से है। यदि अर्न लीव है तो पे प्लस डीए एडविजुअल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस डेट में आप रिटायर हो रहे हैं उस डेट में जो डीए है वह इनटू नंबर ऑफ डेज अनयूटिलाइज्ड लीव यानी ईएल। माना 300 दिन आपके बैलेंस है अकाउंट में तो 300 यहाँ आएगा डिवाइडेड बाई 30। पे डीए इंटू डी प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 30। अगर एचपीएल का पोर्शन निकालेंगे हम तो उसमें हाफ पे प्लस डीए एडमिजिबल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ एचपीएल बाई 30। इस प्रकार इस फॉर्मूले में रखकर आप अपना लीव इनकेसमेंट निकाल सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज पे इन द पे लेवल 7 रिटायरमेंट के टाइम 55,200 रुपये बेसिक पे है और डीए 42% है यानी 23,184 रुपये मिल रहा है और अर्न लीव अकाउंट में 240 ही दिन है तो इसका लीव इनकेसमेंट 55,200 प्लस 23,184 डीए इंटू 240 डिवाइडेड बाई 30 फॉर्मूले में रखने पर यह 6,27,072 रुपये आता है। अब 240 ही दिन है चूंकि और अकाउंट में एचपीएल है तो 60 दिन हमारी एचपीएल हो जाएगी। लेकिन इसमें हमारा जो पेमेंट है वो हाफ हो जाएगा यानी 55,200 का 50% 27,600 प्लस 27,600 पे जो डीए लगेगा वह 11,592 रुपये होगा 42% के हिसाब से इंटू 60 डेज जो 300 दिन पूरे करने के लिए कम पड़ रहे थे 60 दिन ये और डिवाइडेड बाई 30 ये 78,384 रुपये बनता है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं 6,27,072 प्लस 78,384 इक्वल टू 7,05,456 रुपये इस कर्मचारी को यदि यह इस स्केल पे रिटायर होता है तो लीव इनकेसमेंट मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, यदि सेम पे स्केल है बेसिक पे 55,200 डीए 42% 23,100 और 300 दिन पूरे उसके अर्न लीव में है तो उसको 55,200 प्लस 23,184 इंटू 300 यहाँ ईएल पूरे 300 दिन है बाई 30 तो 7,83,840 यानी यदि 300 दिन पूरे ईएल हैं तो इस सेम कर्मचारी को सेम स्केल वाले को 7,83,840 मिलेंगे और यदि इसके 240 ही दिन ईएल है तो 7,05,000 यानी इसमें काफ़ी गैप हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ईएल अपनी बचा कर रखें ताकि रिटायरमेंट के टाइम काम आए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस फंड में कितना मिलेगा। ग्रुप इंश्योरेंस फंड में जो कंट्रीब्यूशन कटता है ग्रुप ए ग्रुप का 120 और इसका इंश्योरेंस कवर 1,20,000 है। ग्रुप बी का 60 इसका 60,000 है। ग्रुप सी का 30 इसका 30,000 इंश्योरेंस कवर है। ग्रुप डी का 15 और इनका 15,000 इंश्योरेंस कवर है। सेवानिवृत्ति पर लास्ट स्टेशन या अन्य स्थान पर परिवार रखने हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। स्थानांतरण यात्रा भत्ता में गाड़ी लाने का भाड़ा, स्वयं व परिवार का भाड़ा, पर्सनल इफेक्ट आदि मिलते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी का रेजिडेंस बदली हो जाता है तो उसे इस संबंध में सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट क्वार्टर रिटेंशन के
क्या नियम है इसमें? सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी यदि चाहे तो सरकारी क्वार्टर को 4 माह के लिए रिटेन कर सकता है एवं इसके अतिरिक्त वह बच्चों की शिक्षा या मेडिकल ग्राउंड्स पर 4 माह के लिए और क्वार्टर को रिटेन कर सकता है। लेकिन क्वार्टर रिटेन टोटल 8 माह कर सकता है और इस 8 माह में जो उसकी लाइसेंस फ़ी की कटौती होगी वह इस प्रकार से की जाएगी। फर्स्ट 2 मंथ नॉर्मल लाइसेंस फ़ी होगी, नेक्स्ट 2 मंथ 2 टाइम्स लाइसेंस फ़ी होगी, नेक्स्ट 2 मंथ 4 टाइम्स लाइसेंस फ़ी और लास्ट के 2 मंथ जो हैं 6 टाइम्स लाइसेंस फ़ी उसे देनी होगी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि का भी भुगतान प्राप्त होगा एवं कुछ विभागों में अलग अलग वेलफेयर स्कीमें चलाई जाती हैं, उनसे भी लाभांश प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस प्रकार आप सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभांशों की स्वयं ही गणना कर सकते हैं एवं यह जान सकते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति पर आपको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीख कर इनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बने रहने तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।